Hey guys, this is Ansar Sheikh here, IAS 2015 batch, and I'm going to share my strategy here. First of all, I would like to start with this quote which has inspired me a lot. हाथों की लकीरों पर मत जाए गालिब, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते. You can see me below. It's me, Ansar Sheikh, with my parents. So, it's all about me. You can see my picture here. My name is Ansar Sheikh. I have completed my BA in Political Science from Ferguson College, Pune. I am the first graduate of my entire generation, and in 2015 I secured 361 rank and got IAS at the age of 21. And I took Marathi medium for my examination, and I took Political Science as my optional subject. यहाँ पर मैं मेरी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ. 2010 में जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ा करता था, तब मैंने डिसीजन लिया कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है. और मैंने एक्चुअल जो प्रिपरेशन थी वो प्रिपरेशन मेरे 12th के बाद, कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बाद, जुलाई 2013 जब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में गया तब से शुरू की, और वो जो प्रिपरेशन थी वो मई 2016 तक चालू रही. पहले 6 मंथ्स जो मेरे थे वो मैंने ऑप्शनल की पढ़ाई के लिए दिए, क्योंकि हमारी जब हम 2-3 साल की प्रिपरेशन करते हैं तब हमें एक प्लान बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और इसलिए मैंने पहले जो 6 महीने थे वो ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी के लिए दिए. उसके बाद जो मेरे 6 महीने थे वो मैंने जीएस के लिए दिए, जिसमें एससी की तैयारी मैं नहीं कर पाया था. इसके बाद जो 3 महीने थे वो 3 महीने मैंने रिवीजन के लिए, और मेंस में जब हम पढ़ाई करते हैं तो सब कुछ हमारे टाइम टेबल के हिसाब से नहीं होता, कुछ चीज़ें हमारी पढ़ने की रह जाती है. तो जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे उन टॉपिक्स की तैयारी के लिए मैंने ये 3 महीने दिए. उसके बाद मेरे पास प्रीलिम्स के लिए 9 महीने बचे थे. 9 महीने जो थे वो लगभग 9 महीने मैंने प्रीलिम्स की तैयारी के लिए दिए. इसके बाद जनरली ऐसा बोला जाता है कि हम जो है प्रीलिम्स 6 महीने में क्लियर कर सकते हैं. मुझे लगता है कि हाँ, हम 6 महीने में प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं, लेकिन यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर क्लियर करना चाहते हो और आपने अभी तक कोई अटेम्प्ट नहीं दिया है, आप अंडर ग्रेजुएट हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो कंपटीशन होती है वो कंपटीशन ऐसे लोगों से होती है जो 4-5 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं. उनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऑलरेडी आईआरएस में है, आईपीएस में है. उनसे अगर आपको compete करना है तो उनसे ज़्यादा टाइम आपको प्रीलिम्स के लिए देना ज़रूरी होता है. ये सोचकर मैंने 9 महीने अपने प्रीलिम्स के लिए दिए. इसके बाद मेरी प्रीलिम्स हुई, प्रीलिम्स में क्लियर कर चुका था. उसके बाद मेरे हाथ में 100 दिन थे. उन 100 दिन में मैंने मेंस की तैयारी फिर से की, जिसके अंदर मैं 50% जो टाइम था वो रीडिंग और रिवीजन के लिए दिया करता था, और 50% जो टाइम था वो राइटिंग के लिए दिया करता था. मेरी भूल ये हुई थी कि मैंने इससे पहले राइटिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, तो मेरे पास सिर्फ 100 दिन थे. उन 100 दिन के अंदर मुझे कुछ चीज़ें फिर से पढ़नी थी, कुछ चीज़ों की रिवीजन करनी थी और कुछ चीज़ों की राइटिंग प्रैक्टिस करनी थी. इन 100 दिनों के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी. जनरली मैं 10 से 12 घंटे पढ़ लिया करता था, लेकिन मेंस के वक्त मेरी जो पढ़ाई थी वो 14 से 15 घंटे तक किया करता था. फिर मेंस का रिजल्ट आया 19 फरवरी 2016 को. मैंने मेंस भी क्लियर कर चुका था, मराठी में मैंने मेंस दी थी, और उसके बाद जो 40 दिन मिले थे उस 40 दिनों में मैंने इंटरव्यू की तैयारी की थी. अब बहुत सारे लोगों को ये सवाल होगा कि मैंने इतने जल्दी ये एग्ज़ाम कैसे क्लियर कर ली. तो मेरे सक्सेस के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न रहा है वो है मैं जो एग्ज़ाम दे रहा था वो एग्ज़ाम एग्जैक्टली क्या है, उस एग्ज़ाम में जो सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल पूछने वाले का माइंडसेट क्या है, ये मैं जान चुका था. और मुझे लगता है कि मेरे सक्सेस के पीछे यही सबसे बड़ा रीज़न रहा है. अदरवाइज़ जो हार्ड वर्क करना होता है, जो पेशेंस चाहिए होता है, जो कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, वो लगभग हर सीरियस एस्पायरेंट में होती है. लेकिन ये चीज़ जब तक हमें समझ नहीं आए कि हम जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो एग्ज़ाम एग्जैक्टली क्या है, हमको जब तक उस एग्जामिनर का माइंडसेट पता ना चले, तब तक हमारा जो एफ़र्ट्स होते हैं वो इसकी गारंटी नहीं दे सकते कि वो एफ़र्ट्स सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं. सो मैं एक एनालॉजी पेश करना चाहूँगा. हमको पता है सचिन तेंदुलकर इस विश्व के सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं, और शोएब अख्तर जो 150 की स्पीड से बॉल फेंकते हैं. अब जब सचिन तेंदुलकर ग्राउंड में जा रहे हैं तो वो ऐसे ही ग्राउंड में जाकर शोएब अख्तर को छक्का नहीं लगाते. वो पहले कुछ चीज़ों का एनालिसिस करते हैं. पहले तो वो ये एनालिसिस करते हैं कि शोएब अख्तर नाम का बंदा एग्जैक्टली कौन है, क्या वो स्पिनर है या फास्टर है. फिर वो ये एनालाइज करते हैं कि उसने लास्ट टाइम जो मैच हुई थी ऑस्ट्रेलिया के साथ उसमें बॉल्स कैसे डाले हैं, बॉलिंग कैसे की है, शोएब अख्तर की वीकनेसेस क्या है, शोएब अख्तर की स्ट्रेंथ्स क्या है. और उसके बाद ये सब करने के बाद वो नेट प्रैक्टिस करते हैं.
यूपीएससी का भी ऐसा ही है। आपको यूपीएससी को समझना है कि यूपीएससी के एग्जाम एग्जैक्टली क्या है। फिर आपको पता चलेगा कि 3 स्टेजेस है, इन तीनों स्टेजेस में यूपीएससी की कुछ अलग आपसे डिमांड है। तो वो डिमांड्स क्या है वो आपको जानना है, मतलब आपको पता चल जाएगी कि एग्जैक्टली यूपीएससी क्या है। फिर लास्ट टाइम यूपीएससी ने किस तरह के सवाल पूछे थे ये आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो सवाल पूछे और इस बार जो सवाल पूछे जाने वाले हैं इनमें कुछ लिंक होता है। तो आपको वो जानना पड़ेगा कि किस टॉपिक के ऊपर कैसा सवाल पूछा गया था। तो इसके बाद आपको खुद के वीकनेसेस देखने हैं कि आप में वीकनेसेस क्या है। हाँ, मुझे 10 घंटे पढ़ाई करनी है लेकिन मैं 5 ही घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ये आपका वीकनेस है। तो ये वीकनेस आपको जानना है और उसके ऊपर आपको जीत करनी है। उसके बाद आपको खुद के स्ट्रेंथ जानने की, आपके स्ट्रेंथ्स क्या क्या है और उसके ऊपर आपको और वो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए काम करना है। और उसके बाद नेट प्रैक्टिस आपको करनी है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप जब प्रीलिम्स दे रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। जब आप मेंस दे रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। और जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यू देने चाहिए। तो ये चीज़ें करने आपको ज़रूरी होती है। अदरवाइज़ फिर बाकी जो हार्ड वर्क होता है और बाकी की जो चीज़ें चाहिए होती है सक्सेस मिलने के लिए, वो सारे जो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं उनमें कॉमन होती है। अतः व्हाट डज यूपीएससी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, यूपीएससी आपसे क्या चाहती है ये आपको पता होना जरूरी है, तभी आप यूपीएससी की जो डिमांड्स है वो फुलफिल कर पाओगे। 3 स्टेजेस है, प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो है उसमें यूपीएससी के आपसे जो डिमांड है वो है प्रीलिम, ये आपकी इन्फॉर्मेशन की टेस्ट है, ना कि आपकी नॉलेज की। तो आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। दूसरी बात, जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको एक्यूरेसी होने ज़रूरी है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उन 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसके बाद ऑब्वियसली प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद मेंस आ जाता है। मेंस जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन की टेस्ट नहीं है, वो आपकी नॉलेज की टेस्ट है। आपका नॉलेज देखा जाता है, और सिर्फ नॉलेज नहीं, उस नॉलेज का एक्सप्रेशन आप कर पा रहे हैं या नहीं ये भी देखा जाता है। तो इसका एक्सप्रेशन जरूरी होता है। और जो एक कॉमन फैक्टर दोनों में है वो है प्रैक्टिस। तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करना आपको ज़रूरी होता है। और जो फाइनल स्टेज है इंटरव्यू, इसके अंदर वो आपको जानना चाहते हैं कि आप एग्जैक्टली क्या हो। ये आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होती है। इसको कहीं भी इंटरव्यू ऐसा नहीं कहा जाता, ऑफिशियली इसको पर्सनैलिटी टेस्ट कहा जाती है। वो लोग आपकी पर्सनैलिटी चेक करते हैं। और पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं कि आप गोरे हो या काले हो, आपके बाल कैसे है, आपकी बॉडी कैसी है, ये नहीं देखा जाता। तो आपकी सोच कैसी है ये देखी जाती है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपका सक्सेस डिपेंड करता है। अगर आप ये तीनों भी क्राइटेरिया यूपीएससी की फुलफिल कर रहे हो, ये तीनों डिमांड अगर आप उनकी फुलफिल कर रहे हो, तो आप इसमें 100% सक्सेसफुल हो सकते हो। और मेरा भी रीज़न वही था। यूपीएससी के बारे में बहुत सारे मिथ्स हमारे सोसाइटी में आज फैले हुए हमें दिखाई देते हैं। पहला मिथ तो ये होता है कि भाई आप रीजनल लैंग्वेज में अगर एग्जाम दे रहे हो तो आप ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल आएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने खुद मराठी मीडियम से ये एग्ज़ाम दी है। दूसरा ये होता है कि पुअर फैमिली से अगर आप हो तो ये एग्ज़ाम क्लियर करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पिताजी एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, मैं एक ऑटो रिक्शा चालक का बेटा हूँ। हम एक बीपीएल फैमिली थी, लेकिन फिर भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम क्लियर की है। तीसरा जो है वो, अगर आप गांव से आते हो, देहात से आते हो, तो आप ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे। आपको अगर एग्ज़ाम क्लियर करनी है तो आप सिटी से ही होना ज़रूरी होता है, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मराठवाड़ा के जालना डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव का मैं स्टूडेंट था और मैंने एग्ज़ाम क्लियर की है। और जो है एक कहा जाता है कि इलिट्स होने चाहिए, जैसे कि आईएएस का बेटा ही आईएएस होता है, या फिर अगर आपके पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में है तो ही आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जनरेशन का मैं फर्स्ट जो है ग्रेजुएट हूँ और हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट का मैं फर्स्ट आईएएस ऑफिसर हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इलिट्स ही एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो ये मिथ्स हमें तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बातें आपसे शेयर करनी थी। आगे भी अगर आपको आपके लिए मैं कुछ प्रिपरेशन के ऊपर चीज़ें बताना पसंद करूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल।